यूपीएससी और जो बाकी कठिन प्रतियोगी परीक्षाएं हैं ना, उनकी तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए हर सुबह लिटरली एक नई चुनौती लेकर आती है। बिल्कुल। अखबार, वेबसाइट्स और इतनी सारी मैगजीन से सूचनाओं का एक ऐसा पहाड़ खड़ा हो जाता है कि समझ ही नहीं आता कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। एकदम सही। और करंट अफेयर्स के इस महासागर में डूबने से बचने के लिए ना, सबसे जरूरी स्किल यही है कि सही जानकारी को छांटा जाए। हाँ, और उसे सिलेबस से लिंक किया जाए। हमारा मकसद भी आज यही है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम 8 और 9 मार्च 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डीकोड करने वाले हैं। क्योंकि अक्सर होता यह है कि तथ्यों को बस रट लिया जाता है, लेकिन उनके पीछे के क्यों और कैसे को मिस कर दिया जाता है। हाँ। ये थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं हम? सबसे पहले बात करते हैं राजव्यवस्था, गवर्नेंस और कुछ अहम नीतियों की, और शुरुआत करते हैं न्यायपालिका से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। ये एक बड़ा अपडेट है। वनडे एग्जाम्स के लिए तो शायद सिर्फ ये नाम काफी हो, पर यूपीएससी के नजरिए से देखें तो श्रोताओं का ध्यान सीधे संविधान के अनुच्छेद 217 की ओर जाना चाहिए। अनुच्छेद 217? ये वही है ना जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ा है? हाँ, ये अनुच्छेद उनकी नियुक्ति और पद की शर्तों से संबंधित है। और बात सिर्फ एक आर्टिकल रटने की नहीं है। आजकल जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच जो एक वैचारिक खींचतान चल रही है, बिल्कुल उसी संदर्भ में इस संवैधानिक पहलू को समझना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद ही ये नियुक्ति करते हैं। मतलब ये सिर्फ एक अपॉइंटमेंट का फैक्ट नहीं है, बल्कि शक्तियों के पृथक्करण का एक प्रैक्टिकल उदाहरण है। इसे एस्पिरेंट्स को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। एकदम सही। अब मीडिया रेगुलेशन की एक बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी जो बार्क है, उसको निर्देश दिया है कि टीवी न्यूज चैनलों के लिए टीआरपी रिपोर्टिंग को 4 सप्ताह के लिए अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दें। टीआरपी का सस्पेंशन एक बहुत बड़ा कदम है। टीआरपी मतलब टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, जिससे तय होता है कि कौन सा चैनल सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। और उसी से तो करोड़ों के विज्ञापनों का बाजार चलता है। हाँ, लेकिन होता क्या है कि ये टीआरपी मीटर्स देश के कुछ चुनिंदा घरों में लगे होते हैं। अगर कोई चैनल उन घरों का पता लगाकर उन्हें पैसे दे दे और अपना चैनल दिन भर चालू रखने को कहे, तो पूरी रेटिंग ही मैनिपुलेट हो जाती है। बिल्कुल। इसे रोकने और मीडिया रेटिंग्स में पारदर्शिता लाने के लिए ही ये पॉज बटन दबाया गया है। ऑडियंस मेजरमेंट की विश्वसनीयता मजबूत करना बहुत जरूरी है। ये तो मीडिया एथिक्स का एक बहुत ही क्लासिक केस स्टडी बन गया है। अच्छा, गवर्नेंस के इसी मुद्दे को अगर राज्यों के स्तर पर देखें तो हाल ही में 2 बड़े राज्यों ने अपने बजट पेश किए हैं। हाँ, पंजाब और कर्नाटक के बजट। जी, और इनकी प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग हैं। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 2026-27 के लिए 2,60,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया है। इसका पूरा फोकस कृषि, समाज कल्याण और बुनियादी ढांचे पर है। और दूसरी तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने करीब 4.48 ट्रिलियन का एक विशाल बजट पेश किया है, जिसका फोकस पूरी तरह से डिजिटल गवर्नेंस, आर्थिक विकास और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। पर कर्नाटक के बजट में ना एक प्रस्ताव ऐसा है जिसने सच में चौंका दिया है। कौन सा प्रस्ताव? कर्नाटक सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। मतलब मानसिक स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो ठीक लगता है, पर क्या प्रैक्टिकली ये लागू हो सकता है? लागू करने की चुनौतियां तो अपनी जगह हैं। बच्चे वीपीएन यूज कर सकते हैं या गलत उम्र डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम इसके पीछे के पैटर्न को समझें तो ये भविष्य की सरकारी नीतियों का एक नया ढांचा है। वो कैसे? दुनिया भर की सरकारें अब मान रही हैं कि इंटरनेट की दुनिया में बच्चों को बिना सुरक्षा के नहीं छोड़ा जा सकता। इसे डिजिटल सुरक्षा और डिजिटल वेलबीइंग के एक बहुत बड़े कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब सरकारें अब डिजिटल स्पेस में एक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, डिजिटल स्पेस में सरकार के रोल की बात हो ही रही है, तो इकोनॉमी और समावेशी विकास की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल पर जो स्वायत्त पहल है, हाँ, उसने अपने 7 साल पूरे कर लिए हैं। हाँ, स्वायत्त यानी स्टार्टअप्स, विमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजैक्शंस। इसके 7 साल पूरे होना अर्थव्यवस्था के लिए कितना अहम है? ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। देखिए, ऐतिहासिक रूप से सरकारी खरीद के टेंडर केवल बड़ी कंपनियों को मिलते थे, पर इस पहल ने सिस्टम को बदल दिया है। तो अब छोटे व्यापारी भी सरकार को अपना सामान बेच सकते हैं। हाँ,
अब सार्वजनिक खरीद में स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों और एमएसएमईज की भागीदारी बढ़ गई है। समावेशी विकास के लिए इसे एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। समावेशी विकास की बात हो रही है तो वेल्थ क्रिएशन का भी एक अपडेट है। हुरुन रिच लिस्ट 2026 आ गई है और भारत में अब अरबपतियों की संख्या 308 हो गई है। 308 अरबपति, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, और इसी के साथ भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा अरबपति आबादी वाला देश बन गया है। पर क्या ये बढ़ती हुई संपत्ति सिर्फ कुछ हाथों में धन के केंद्रित होने का संकेत नहीं है? ये एक वैलिड डिबेट है। एक तरफ ये भारत के मजबूत होते बिजनेस इकोसिस्टम को दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये बढ़ती असमानता की तरफ भी इशारा करता है। यूपीएससी के लिए दोनों पहलुओं का विश्लेषण जरूरी है। और शायद इसीलिए आम नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा और भी जरूरी हो जाती है। बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं में ग्राहक सुरक्षा बढ़ाने के लिए कुछ नए नियम जारी किए हैं। हाँ, थर्ड अमेंडमेंट डायरेक्शंस 2026, जो कि 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे। डिजिटल होती अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं का विश्वास कायम रखना सबसे जरूरी है। क्योंकि अब तो हर जगह यूपीआई चल रहा है। अगर साइबर धोखाधड़ी बढ़ती है तो लोगों का पूरे डिजिटल इकोसिस्टम से ही भरोसा उठ जाएगा। एकदम सही। और ये नियम बैंकों की जिम्मेदारी तय करते हैं कि वे अपने सिस्टम को सुरक्षित बनाएं। चलिए अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हैं और रक्षा कूटनीति और वैश्विक सुरक्षा पर बात करते हैं। पड़ोस में देखें तो नेपाल की राजनीति में एक बड़ा दिलचस्प बदलाव आया है। आप काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह की बात कर रहे हैं ना? जी, बालिन शाह। एक शानदार चुनावी जीत के बाद वो नेपाल के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। नेपाल की पारंपरिक राजनीति में ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। एक युवा और निर्दलीय नेता का शीर्ष तक पहुंचना वहां बदलाव की चाहत को दिखाता है। और इसे क्षेत्रीय कूटनीति के नजरिए से निष्पक्ष रूप से देखा जाना चाहिए, क्योंकि भारत के लिए ये एक नया कूटनीतिक अध्याय होगा। बिल्कुल, हमें देखना होगा कि दोनों देशों के रिश्ते इस नए नेतृत्व में कैसे आगे बढ़ते हैं। अब नौसैनिक कूटनीति या नेवल डिप्लोमेसी का उदाहरण देखते हैं। भारतीय नौसेना का सेल ट्रेनिंग शिप आईएनएस तरंगिनी श्रीलंकाई नौसेना के प्रशिक्षुओं के लिए ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कोलंबो पहुंचा। इसे अक्सर सॉफ्ट पावर का बेहतरीन इस्तेमाल कहा जाता है। श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के सैन्य बलों का भरोसा भारत की तरफ बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। और सैन्य रणनीति केवल समुद्र तक सीमित नहीं है। भारतीय सेना की मध्य कमान ने लखनऊ में अपने पहले स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। ये स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन क्या होता है? आज के समय में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता। सूचना युद्ध या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी उतना ही अहम है। सैन्य संचार और अपनी बात को सही तरीके से दुनिया के सामने रखना ही स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन है। फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए ये आधुनिक सेना का जरूरी हिस्सा बन गया है। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की एक और बड़ी खबर है। अमेरिकी वायुसेना के ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग बेस से LGM-30G मिनटमैन 3 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इस परीक्षण का समय और इसका संदेश। ICBM का परीक्षण सिर्फ एक रूटीन चेकअप नहीं होता। तो फिर ये क्या संदेश दे रहा है? इसे वैश्विक परमाणु प्रतिरोध या न्यूक्लियर डिटरेंस के नजरिए से समझना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति में तनाव के बीच अमेरिका अपनी परमाणु क्षमता और तत्परता का प्रदर्शन कर रहा है, ताकि कोई और देश हमला करने की हिम्मत न करे। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक बहुत ही जटिल पहलू है। जी बिल्कुल। चलिए अब कूटनीति से विज्ञान, तकनीक और इनोवेशन की दुनिया में चलते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने एक अहम MOU साइन किया है। हाँ, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के साथ। जी, सैटेलाइट सिस्टम और स्पेस पेलोड तकनीक विकसित करने के लिए। ये तो स्पेस सेक्टर में हो रहे बड़े बदलाव का साफ संकेत है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बेहतरीन मॉडल है। एक सरकारी कंपनी और एक प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप का साथ आना बताता है कि भारत वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। के लिए बेंगलुरु में अपनी इंडिया सिस्टम्स डेवलपमेंट लैब में अपना पहला संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। हाइब्रिड क्लाउड और AI का कॉम्बिनेशन आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। भारत में ऐसे कोर इनोवेशन सेंटर्स का खुलना बहुत पॉजिटिव संकेत है। और इन तकनीकों का भविष्य कहाँ तय होता है? दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी प्रदर्शनी में, जो कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 है, ये 2 से 5 मार्च तक बार्सिलोना, स्पेन में आयोजित की गई।
इस तरह के ग्लोबल इवेंट्स मोबाइल टेक्नोलॉजी, एआई और टेलीकम्युनिकेशन के भविष्य की रूपरेखा तय करते हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स यहीं सेट होते हैं। बिल्कुल। अब हम आज की चर्चा के आखिरी खंड पर आते हैं, जिसमें समाज, स्वास्थ्य, संस्कृति और खेल से जुड़े अहम अपडेट्स हैं। सबसे पहले ग्लोबल हेल्थ की एक बहुत अच्छी खबर है। कुष्ठ रोग को लेकर जो रिपोर्ट आई है। हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सत्यापित किया है कि चिली ने कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में पूरी तरह खत्म कर दिया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये सच में एक बहुत बड़ी जीत है। भारत के लिए भी यह एक बेहतरीन केस स्टडी है कि कैसे एक बीमारी को पूरी तरह से मिटाया जा सकता है। अब संस्कृति मंत्रालय की एक पहल की बात करते हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति पोर्टल का संस्करण 2.0 लॉन्च किया है, जिससे भारत की सांस्कृतिक विरासत तक बेहतर पहुंच मिलेगी। कला और संस्कृति की तैयारी करने वालों के लिए ये पोर्टल बहुत काम आ सकता है। और 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन कॉरपोरेट जगत ने भी कुछ अहम पहल किए हैं, जैसे मिटेल का बारबी ड्रीम टीम 2026 अभियान। और बैंकिंग सेक्टर में भी कुछ हुआ है ना? हाँ, यस बैंक ने महिलाओं पर केंद्रित यस एसेंस विमेन्स सैलरी अकाउंट पेश किया है। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने वित्तीय सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा जागरूकता के लिए चुनिए भरोसा अपनोसा अभियान लॉन्च किया है। ये दिखाता है कि महिलाओं का वित्तीय समावेशन अब एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक फोकस बन गया है। अंत में खेल जगत की बात करते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया है। और आदिवासी समुदायों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा आयोजन भी हो जाए है। जी, छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की मेजबानी की जा रही है। ये तो आदिवासी युवाओं को मुख्य धारा में शामिल करने का बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल, इससे हमें बहुत सी शानदार खेल प्रतिभाएं मिल सकती हैं। और प्रतिभा और अनुशासन का एक जीता जागता उदाहरण तो जसप्रीत बुमराह ने दिया ही है। भारतीय तेज गेंदबाज ने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप सेमीफाइनल के दौरान 500 अंतर्राष्ट्रीय विकेट पूरे करने का ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है। ये किसी भी एथलीट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमने देखा कि चीजें कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं। हमने अनुच्छेद 217 समझा, कर्नाटक का सोशल मीडिया प्रस्ताव देखा, नेपाल के चुनाव पर बात की और रक्षा सौदों को डीकोड किया। और यही समझा कि ये सभी बिंदु एक बड़े वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य का हिस्सा कैसे हैं। जाते जाते एक गहरे सवाल पर विचार करने का समय आ गया है। कर्नाटक द्वारा 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन का प्रस्ताव और आरबीआई द्वारा ई बैंकिंग के नियमों को सख्त करना। क्या हम एक ऐसे नए युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां सरकारें हमारी डिजिटल जिंदगी की मुख्य गार्जियन यानी अभिभावक बनती जा रही हैं? यह डिजिटल स्वतंत्रता और डिजिटल सुरक्षा के बीच के संतुलन को हमेशा के लिए कैसे बदल देगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस सवाल पर विचार करें और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देते रहें। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और विश्लेषण करते रहिए। धन्यवाद।